हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का चल रहा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसका ये पार्ट नंबर 4 है। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जो बेसिक्स बातें थी इस चैप्टर की वो कवर करी थी। हम लोगों ने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और उन तीनों की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पढ़ा दी थी, है ना। तो आज जो बाकी के 2 स्टेट्स के बारे में मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में, उनको पूरा करेंगे। लाइक प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वाली स्टेट क्या होती है, और कुछ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, उन क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, 2 more स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स के अलावा जब जैसे जैसे डिस्कवरी साइंस के फील्ड में होती गई तो ऐसा पाया गया कि सिर्फ कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं हमारी दुनिया में जिनको हम ना तो सॉलिड बोल सकते हैं, ना लिक्विड बोल सकते हैं, ना ही गैस बोल सकते हैं। उनके लिए 2 नई स्टेट डिफाइन की गई हैं। तो सबसे पहले जो स्टेट पता लगी थी वो थी प्लाज्मा स्टेट, तो उसको 4th स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। इसके अलावा जो एक नई स्टेट है जिसका नाम 2 साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ा हुआ है, एक तो इंडियन साइंटिस्ट हैं सत्येंद्र नाथ बोस, उनके नाम पे ये नाम पड़ा हुआ है, बोस वर्ड। अल्बर्ट आइंस्टाइन को सब जानते हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन और सत्येंद्र नाथ बोस ने मिलकर इस स्टेट पे वर्क किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे इस स्टेट का नाम क्या पड़ा है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको शॉर्ट में बीईसी भी बोला जाता है, और ये बीईसी 5th स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है। तो इन दोनों के बारे में आज देखते हैं कि किस तरह से ये दोनों स्टेट वर्क करती हैं, कहाँ कहाँ हमें इसके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, डिटेलिंग में इनके नहीं जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इनको समझाया गया है। तो ऐसा मत टेंशन लेना कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए, नहीं। प्लाज्मा के बारे में तो फिर भी आप काफ़ी कुछ देख लोगे, बट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का बस हल्का सा आइडिया लेना है कि ये स्टेट किस सिचुएशन में अचीव होती है। बाकी कोई सी चीज़ की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्योंकि थोड़ी एडवांस लेवल की स्टेट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो बात आती है प्लाज्मा स्टेट से। देखो, प्लाज्मा स्टेट मैटर की वो स्टेट है जहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होंगे। एक ऐसी स्टेट जहाँ पे सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, किस फॉर्मेट में, आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्मेट में, यानी पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, इस तरह से हमारे पास सब कुछ आयन में टूटा हुआ है, प्लस और माइनस के फॉर्मेट में सारी की सारी चीज़ें गैस के अंदर टूटी हुई हैं। तो उस कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ें भरी हुई होंगी वो सारी कैसी होंगी, आयोनाइज्ड स्टेट में होंगी, और सारे पार्टिकल्स के पास इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होंगे। तो अगर आयनाइज्ड गैसेस के सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स हमारे पास है तो वो स्टेट प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। कहाँ देखने को मिलती है ये स्टेट, तो जो हमारा सन है या जितने भी स्टार्स हैं जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, स्टार्स तो कुछ ऐसे हैं जो सन से भी बहुत बड़े होते हैं। तो स्टार और सन की जो रोशनी है वो ग्लो क्यों करते हैं, बिकॉज वहाँ पे प्लाज्मा प्रेजेंट है। वहाँ पे ना तो कोई चीज़ लिक्विड है, ना सॉलिड है, ना गैस है, वहाँ पे सब कुछ प्लाज्मा है। एवरीथिंग इज इन प्लाज्मा स्टेट। दिखाऊंगा भी आपको, सन की एक पिक आएगी तो वहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाएगा। अर्थ पे बात करें तो अर्थ पे कहाँ पे प्लाज्मा देखने को मिलता है, तो अर्थ पे हम लोग ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब। तुम्हें दिखाऊंगा, वाइट कलर की बड़ी लंबी लंबी ट्यूबलाइट्स होती हैं, तो उन्हें फ्लोरोसेंट ट्यूब बोलते हैं। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर भी प्लाज्मा स्टेट क्रिएट होती है। इसके अलावा नियॉन साइन बल्ब होते हैं, नियॉन साइन बल्ब एडवर्टाइजमेंट में यूज़ किए जाते हैं। ये सब चीज़ें भी डायग्राम में दिखाऊंगा अभी आपको। तो नियॉन साइन बल्ब के अंदर नियॉन गैस भरी हुई होती है। नियॉन गैस एक इनर्ट गैस होती है जो आसानी से किसी से रिएक्शन नहीं करती। जब इस गैस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर प्रोड्यूस होते हैं, और उसको एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा आज की इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो जब हम लोग उस नियॉन गैस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो प्लाज्मा स्टेट जनरेट होती है, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं और सब कुछ आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अर्थ पे फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब्स 2 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलती है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है लास्ट में एक बात कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ फ्लोरोसेंट ट्यूब, जब हम फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे या नियॉन साइन बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, द गैस गेट्स आयोनाइज्ड एंड ग्लोइंग प्लाज्मा इज फॉर्म्ड। तो गैसेज में आयोनाइजेशन हो जाएगा और जो प्लाज्मा है वो ग्लो करने लगेगा और उसके अकॉर्डिंग रोशनी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इतनी सी बातें हैं जो जाननी ज़रूरी है कि प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, कि इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर विच कंटेन्स सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेज। तो आयंस के फॉर्म में सारे पार्टिकल्स होते हैं। सन और स्टार्स के 2 बेसिक्स एग्जाम्पल हो गए, अर्थ पे फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब होते हैं। इसके बारे में देखो डायग्राम देख लीजिए आप। सन पे आपको बहुत सा लावा सा कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ना तो लिक्विड है, ना ये गैस है, ना ही ये सॉलिड है, ये सब कुछ
कुछ क्या है, प्लाज्मा स्टेट है। यहाँ छोटी सी आपको अर्थ भी दिखाई दे रही होगी अपनी, तो सन का एक प्लाज्मा स्टेट की एनिमेटेड पिक्चर है ये। ऑब्वियसली बात है कि सन के पास जाके नहीं ली गई है, तो ये एक एनिमेटेड पिक्चर है जिससे हमें समझ में आता है कि हाँ सन पे प्लाज्मा स्टेट किस तरह की होती है। तो इतना हाई टेम्परेचर होता है, करोड़ ऑफ डिग्री सेल्सियस में होता है सन पे टेम्परेचर, तो प्लाज्मा स्टेट की वजह से होता है। वहाँ सब कुछ प्लाज्मा स्टेट में है, यानी सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स इधर उधर लगातार घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो सन वाला एग्जाम्पल तुम्हें मैंने दिखा दिया। ऑब्वियसली बात है, दिखाने के लिए बनाना कुछ नहीं है, इनमें से कोई डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए, देखो ये डिस्को क्लब लिखा हुआ है, आपने देखा ना ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजिंग बोर्ड होते हैं इस तरह से। आपने एक ये भी देख लीजिए, इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट जल रही होती हैं, तो इनमें नियॉन गैस भरी हुई होती हैं। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, ये दोनों के दोनों हमारे नियॉन साइन बल्ब के एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारे नियॉन साइन बल्ब है जिनके अंदर नियॉन गैस भरी हुई होती है, और जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो उस सिचुएशन में ग्लो करते हैं। जो ये है हमारी, ये फ्लोरोसेंट ट्यूब हैं, आप लोगों ने घर में देखी होगी ना ऐसी ट्यूब लाइट्स, तो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं। इनके अंदर भी जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो भी गैस भरी हुई होती है वो आयोनाइज हो जाती है और फाइनली ग्लो होने लगती है। तो ये नियॉन साइन लैंप हो गए दोनों, और ये फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गई जो प्लाज्मा स्टेट के एग्जाम्पल है। हमारी अर्थ पे प्लाज्मा स्टेट इनके अंदर अवेलेबल होती है। उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता जितना सन पे होता है, ऑब्वियसली बात है, बट ये स्टेट भी प्लाज्मा स्टेट कही जाएगी क्योंकि यहाँ पर भी सब कुछ आयंस के फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे प्लाज्मा स्टेट के बारे में हो गया। अब बात आती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीईसी बोलते हैं। तो 1920 की बात है, दो साइंटिस्ट थे, सत्येंद्र नाथ बोस, तो ये तो इंडियन साइंटिस्ट हैं, इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों ने मिलकर वर्क करा इस पर्टिकुलर स्टेट को डिज़ाइन करने में। उन्होंने देखा कि चार के अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जिसको हम लोग एक नई स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक नई स्टेट ऑफ मैटर डिफाइन हो सकती है। उसका कुछ नाम उन्हें समझ नहीं आया, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपने नाम पे ही बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट उसको नाम रख दिया। उन्होंने वो स्टेट का जो थियोरेटिकल डेटा था वो कैसे बताया था कि इस तरह की स्टेट कैसे अचीव की जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की टर्म्स कंडीशंस क्या हैं। तो ये स्टेट कब बनती है, दिस स्टेट इज फॉर्म्ड व्हेन अ गैस ऑफ वेरी लो डेंसिटी इज कूल्ड टू अ वेरी लो टेम्परेचर। जब एक बहुत कम डेंसिटी की गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाए, -100 -200 तक उसका टेम्परेचर पहुंचा दिया जाए, तो उस सिचुएशन में वो गैस एक नई स्टेट की तरह उसके पार्टिकल्स बिहेव करने लगते हैं, जो ना तो सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, ना प्लाज्मा है। तो उस नई स्टेट को क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। कब अचीव होगी, कि वेन एवर यू आर decreasing the temperature of a gas having very low density, in that situation you will get the BEC state। इसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं। बस इतनी बातें मोर देन एनफ है आपको इसमें पता होने के लिए। दिखने में कैसी होती है, कुछ इस तरह के पार्टिकल्स बबल्स फॉर्मेट में नजर आते हैं। तो ये थोड़े से ज्योमेट्रिकल व्यूज बनाए गए हैं माइक्रोस्कोप से लिए हुए, तो बहुत ज़्यादा हमें कुछ डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कुछ इस तरह के जो स्टेट में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वाली एक स्टेट है। कब बनेगी ये आपको समझा दिया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी ये दो स्टेट ऑफ मैटर जो थी एक्स्ट्रा वो कवर हो गई हैं। अब NCERT के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है उसको डेंसिटी बोलते हैं। इसको पढ़ाऊंगा अभी आगे। आपसे क्या बोला है, मैंने डेंसिटी को कैसे समझाया था, क्राउडनेस से। जहाँ भीड़ ज़्यादा होगी वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ भीड़ कम होगी, जहाँ क्राउडनेस कम होगी वहाँ डेंसिटी भी कम होगी। क्या करना है क्वेश्चन में, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। ये बहुत सारे सब्सटेंस दे रखे हैं, उनको इंक्रीजिंग डेंसिटी के हिसाब से लिखना है, यानी जिसकी डेंसिटी सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा। तो इन सब में डेंसिटी सबसे कम किसकी होगी, पढ़ते रहो। एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, किसी फैक्ट्री की चिमनी से कोई धुआं निकल रहा हो, हनी हो गया, वाटर हो गया, चॉक, कॉटन, आयरन। तो सबसे कम डेंसिटी होती है एयर की। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस। जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस हैं इनकी डेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या आएगा, एयर आएगी, एयर की डेंसिटी सबसे कम होती है। उसके बाद क्या आएगा, ये चिमनियों से निकलने वाला धुआं, क्योंकि इसके अंदर कुछ हार्मफुल पार्टिकल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड के पार्टिकल्स भी मिक्स हो जाते हैं, तो थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ जाती है। धुआं दिखाई देता है ना भाई, एयर दिखाई देती है आपको कभी, नाइट्रोजन के पार्टिकल्स, ऑक्सीजन के पार्टिकल दिखाई देते हैं नहीं, तो इसका मतलब डेंसिटी बहुत कम है। जबकि धुआं दिखाई देता है साफ साफ, तो इसका मतलब जो ये एग्जॉस्ट है, चिमनियों से निकलने वाला जो फालतू वेस्ट मटेरियल है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, तो ये हमारा इसके बाद आएगा, यानी इनकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी एयर के कंपैरिजन में।
उसके बाद क्या आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे कॉटन आ जाएगी हमारे पास। कॉटन के बीच में भी बहुत सारी एयर होती है, रुई होती है ना, तो उसके बीच में एयर के पार्टिकल्स होते हैं, तो उसकी डेंसिटी इस एग्जॉस्ट जो चिमनी से निकल रहा है उससे थोड़ी सी और ज़्यादा हो गई। अच्छा, और देखो और क्या बचा, एयर हो गई, एग्जॉस्ट हो गया चिमनी से, कॉटन हो गया हमारे पास, अब हनी, वाटर, चॉक। तो अब इसके बाद क्या आएगा, लिक्विड पे उठा लो, इसके बाद वाटर आ जाएगा मेरे पास। वाटर की डेंसिटी उससे ज़्यादा होगी, ठीक है, वाटर कवर हो गया। वाटर से ज़्यादा क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद हनी आ जाएगा। लिक्विड स्टेट में होता है ना, डेंसिटी से ज़्यादा होती है, हनी तो बहुत गाढ़ा होता है ना, तो वाटर से ज़्यादा डेंसिटी हो गई हनी की, ठीक है। उससे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, इसी के आगे लिखोगे आप, मेरे पास जगह नहीं है मैं नीचे लिख रहा हूँ, चॉक की हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी इन सब में, आयरन की हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा अरेंजमेंट मैंने बना के दिखा दिया तुम्हें। तो सबसे कम डेंसिटी एयर की आई, उससे ज़्यादा जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है उसकी आई, फिर कॉटन है, फिर वाटर है, फिर हनी है, उसके बाद सॉलिड्स पे आ गए हम लोग, चॉक, और देन फाइनली आयरन। तो इस तरह से अरेंज करना बड़ा आसान था। कोई भी सब्सटेंस तुम्हें दे सकते हैं इसके अलावा, और तुमसे अरेंजमेंट पूछ लेंगे कि इनको डेंसिटी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, तो सबसे पहले वो सब्सटेंस आएगा जो सबसे कम डेंसिटी का है, और सबसे बाद में कौन सा आएगा, जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी का है। तो ये पहला क्वेश्चन ऐसे पूरा हो गया। नेक्स्ट देखो इसके बाद, इसी में अगला क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड का ए पार्ट, टेब्यूलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये आप होमवर्क से करोगे। आपको तीनों की तीनों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो तीन मेन स्टेट हैं, उनकी तीनों की प्रॉपर्टीज पढ़ा रखी हैं, उन तीनों में डिफरेंस बना के इस तरह से लिख लेना अपने आपकी। हमारे पास इस फॉर्मेट में हो जाएगा कि हमने क्या करा, सॉलिड लिखा, इसके लिए एक लाइन बना ली, यहाँ पे लिक्विड लिखा, लिक्विड के लिए बीच में फिर पार्टीशन कर लिया, यहाँ पे गैसेज हो गई है ना। तो इस तरह से फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, फिर सेकंड पॉइंट आ जाएंगे, फिर इसी तरह से थर्ड पॉइंट आ जाएंगे, फिर इस तरह से फोर्थ पॉइंट आ जाएंगे। तो चार पॉइंट कम से कम डिफरेंसेस के बना के ऐसे लिख लेना, तो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। और आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी कि यहाँ सॉलिड में वो बात क्या थी, कि सपोज कैसे लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट में लिखोगे कि सॉलिड्स हैव द मैक्सिमम डेंसिटी। लिक्विड में क्या लिखोगे, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैसेज। फिर गैस में क्या लिखोगे, द डेंसिटी ऑफ गैसेज इज लोएस्ट, सबसे कम डेंसिटी गैसेज में होती है। तो ऐसे कर करके 4 से 5 पॉइंट आप डिफरेंसेस के लिख लीजिएगा, वो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, आपका यहाँ से काम चल जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करोगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में काफ़ी सारी, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सारी टर्म एक्सप्लेन करनी है हमें। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, कौन कौन से टर्म है, एक टर्म तो एक्सप्लेन करनी है, रिजिडिटी क्या होती है, फिर कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, फिर फ्लूइडिटी क्या होती है। ये तीन टर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में भी ऐसे ही पूछ ली जाती है कि इनके बारे में लिखो। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट टर्म में डेंसिटी आ गई, फिर काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टर्म है, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाऊंगा तो इनको भी। फिलिंग अ गैस कंटेनर, किसी कंटेनर के अंदर गैस को भरना, उसके बारे में कुछ बात बतानी है। किसी पर्टिकुलर मटेरियल की, सॉलिड, लिक्विड और गैस की शेप के बारे में, क्या होता है, शेप के बारे में बतानी है। तो इन 5-6 टर्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना है। तो रिजिडिटी से शुरू करते हैं। रिजिडिटी क्या होती है, रिजिडिटी किसी भी पर्टिकुलर टर्म की स्ट्रेंथ होती है, यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाने पे वो ऑब्जेक्ट अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो रिजिड है। जैसे ईंट है मेरे पास, ब्रिक का एग्जांपल लेता हूँ, तो ब्रिक पे अगर फोर्स लगाओगे तो वो आसानी से अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखे हुए है ना आसानी से और अच्छे से, तो इसका मतलब ब्रिक की रिजिडिटी ज़्यादा होती है। आयरन नेल है मेरे पास, तो आयरन नेल पे फोर्स लगाओ तो ऑब्वियस सी बात है वो भी हमारे पास आसानी से शेप चेंज नहीं करेगी, तो उसका मतलब उसकी रिजिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। बट अगर बात करें रबर की, जो आपके पास इरेजर होती है, उस इरेजर को अगर मैं कंप्रेस करने की कोशिश करूँ तो वो कंप्रेस हो जाती है, मतलब वो दब जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो इसका मतलब जो रिजिडिटी मेरे पास होगी उसकी थोड़ी सी कम हुई। तो रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी एक दूसरे के रिवर्स होती हैं। अगर चीज़ों की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, आसानी से कंप्रेस हो पा रही हैं, तो इसका मतलब रिजिडिटी उनकी कम है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर किसी की रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है, सपोज लोहे की कील है, वो मुड़ेगी नहीं, सपोज आप ताकत लगा रहे हो तो लोहे की कील को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो कंप्रेस नहीं हो रही, यानी कंप्रेसिबिलिटी उसकी कैसी हो गई, कम हो गई, जबकि रिजिडिटी उसकी कैसी हो गई, ज़्यादा हो गई। तो आपस में को रिलेटेड टर्म्स हैं, एक दूसरे का इन्वर्स होती हैं ये। तो एक एक करके देख लो दोनों को। रिजिडिटी के बारे में क्या लिखा हुआ है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स शेप व्हेन सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाया जाता है तो अगर वो अपनी शेप मेंटेन करके रखता है, आसानी से अपनी शेप चेंज होने नहीं देता है, तो वो उतना ही रिजिड होता है। जिसकी शेप आसानी से चेंज कर पाए वो रिजिड कम है, जिसकी शेप आसानी से चेंज नहीं कर पाए वो रिजिड ज़्यादा है। जैसे आयरन नेल एक रिजिड ऑब्जेक्ट में काउंट हो जाएगा।
इसी तरह से कंप्रेसिबिलिटी देख लो। कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? इट इज़ द टेंडेंसी टू डिक्रीज द वॉल्यूम व्हेन सम आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड। जब बाहर से फोर्स लगाया जाए किसी चीज़ पे और क्या हो, उसकी वॉल्यूम कम हो जाए। जैसे ये गैस है, इसकी ज़रा देखो इस बारे में। यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हैं, हम पिस्टन को ऊपर से नीचे लेके आऊँगा तो गैस के पार्टिकल्स कंप्रेस होने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। देखो आपके पास जब भी पिस्टन हल्का हल्का सा नीचे आता है, बहुत मामूली सा, तो गैस के पार्टिकल्स कंप्रेस होने की कोशिश करते हैं। सपोज इस पिस्टन को मैं ऐसे लेके आऊँ नीचे, तो ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बहुत पास पास हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं आसानी से बिना उस चीज़ को ब्रेक किए, उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इट इज़ द टेंडेंसी टू डिक्रीज द वॉल्यूम व्हेन सम आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड। तो अभी तो सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, बाद में क्या होगा, जब इस पिस्टन को आप लोग नीचे ले जाओगे तो उस सिचुएशन में ये पिस्टन यहाँ तक आ गया, मान लिया कंप्रेस करते करते यहाँ तक आ गया, तो जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे गैसेस के, तो वो बहुत पास पास हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? देख लो, इतनी पास पास सारे के सारे पार्टिकल्स को रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो इतनी सारी जगह में पार्टिकल्स लाई कर रहे थे, यानी वॉल्यूम ज़्यादा था। अब वॉल्यूम कितना सा हो गया, छोटा सा हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि आपने बाहर से ऊपर से फोर्स लगाया और फोर्स लगा के वॉल्यूम क्या कर दिया, इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया। जो उसमें कैपेसिटी थी, जो जगह थी, वो जगह क्या हो गई, कम हो गई है। तो इसलिए कंप्रेसिबल है। कौन ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में? तो आंसर है गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल देन ऑल अदर थिंग्स। और सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है, सॉलिड्स की होती है। उल्टा है ना, सॉलिड्स की रिजिडिटी मैक्सिमम है तो कंप्रेसिबिलिटी मिनिमम है। गैसेज की रिजिडिटी, गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम है तो उनकी रिजिडिटी कैसी है, मिनिमम है। तो गैसेस में रिजिडिटी ना के बराबर होती है, बट कंप्रेस बहुत आसानी से हो जाती है गैस, इसलिए एलपीजी हमारे घरों तक पहुंच पाती है, क्योंकि उनमें कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी है, उसको आसानी से फोर्स लगा के कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये दो टर्म समझ में आ गए हम लोगों को। अब बात करते हैं फ्लूइडिटी की। अब देख लो फ्लूइडिटी, आपके पास ये हनी नज़र आ रहा है, फ्लूइड है ना, देखो बह रहा है ना, फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से आप बॉटल में से इसे गिरा रहे होंगे तो इस तरह से आपको कुछ हनी दिखाई देता है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर बनती हुई दिखाई देती है हनी की। तो इसका मतलब हनी फ्लूइड है, उसमें फ्लो होने की एबिलिटी है। तो फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू फ्लो। तो किसी चीज़ की फ्लो होने की जो उसकी एबिलिटी होती है उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं। यहाँ पे देख लो, बर्नर लगा के आप किसी चीज़ को गर्म कर रहे हो, लिक्विड को, तो यहाँ से ड्रॉपलेट्स वेपर बन के ऊपर उड़ रही होंगी और यहाँ से पास आउट होते होते उसके बाद ये यहाँ पे नीचे आके गिर जाएंगी। तो हो रहा है ना इस तरह से ही। यहाँ पर भी क्या है, लिक्विड्स हमारे पास फ्लूइड होते हैं, लिक्विड्स में फ्लो होने की एबिलिटी होती है, या गैसेज में फ्लो होने की एबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे तो गैस बन रही होगी ऊपर, तो ये गैस यहाँ से आते आते ठंडी होकर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो गैसेज में और लिक्विड्स में फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, ये आसानी से फ्लो हो सकती हैं। ठीक है, जैसे एक जगह पे एलपीजी लीक हुई तो आराम से दूसरी जगह पे पहुंच जाएगी। एक जगह पे अगर आपने अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक को लिट किया, बर्न किया, तो उसकी स्मेल बहुत तेज़ी से दूसरी जगह पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत आसानी से फ्लो हो जाती हैं। तो फ्लूइडिटी का एग्जाम्पल देखो, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द सब्सटेंस टू फ्लो। किसी सब्सटेंस की फ्लो होने की जो टेंडेंसी होती है उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं। लिक्विड्स और गैसेस में आसानी से फ्लूइडिटी, यानी लिक्विड्स और गैसेस बहुत आसानी से फ्लो हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफ़ी कम होता है, तो इसलिए फ्लो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता, जबकि भाई सॉलिड फ्लो थोड़ी ना हो पाते हैं। ऐसे ही आपके पास सपोज करो कि ब्रिक है, ब्रिक का एग्जाम्पल फिर से, आप उस ब्रिक को तिरछा कर दो, कैसे भी कर दो, कुछ भी कर लो, इधर उधर उसको आप सीधे खड़े कर दो, तिरछा कर दो, तो ऐसा थोड़ी ना हो कि वो ब्रिक आपकी पिघल के नीचे गिर जाएगी, नहीं पॉसिबल है ना। तो इस सिचुएशन में सॉलिड सब्सटेंस हमारे पास जो होते हैं उनमें फ्लूइडिटी बहुत कम होती है, जबकि लिक्विड्स और गैसेस की फ्लूइडिटी मच हायर होती है। ठीक है, तो ये फ्लूइडिटी वाला एग्जाम्पल आप लिखोगे पूरा और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम आप देख लेना, बनाने नहीं है आपको ये। चलिए नेक्स्ट में जो नेक्स्ट टर्म थी हमारे इस क्वेश्चन में वो था फिलिंग अ गैस कंटेनर। क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, इसलिए बहुत सारी गैस को एक छोटे से कंटेनर में कंप्रेस करके फिल किया जा सकता है। तो यही लिखा हुआ है, द गैसेस कैन बी फिल्ड, कैन फिल द कंटेनर विद अ लार्ज अमाउंट। तो ज़्यादा अमाउंट में गैस को कंटेनर में भर सकते हैं कब, व्हेन वी अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर। अगर बाहर से प्रेशर लगाया जाए तो उस कंटेनर के अंदर आप गैस को फिल कर सकते हो। उसके बाद उस कंटेनर को ऊपर से सील कर दो तो आ गई इस कंटेनर के अंदर बहुत सारी गैस। ठीक है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होता है ना, इस वजह से उन गैसेस पे फोर्स लगा के आसानी से उसको कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब बात आती है शेप की। शेप के बारे में बात करें तो सॉलिड्स की जो शेप होती है बिल्कुल फिक्स होती है, आप सॉलिड्स की शेप चेंज नहीं कर सकते, आपको बताया था। जबकि लिक्विड्स और गैसेस में ऐसा नहीं है, इनकी शेप फिक्स नहीं होती, दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। इनको जिस बर्तन में आप रखोगे ये उसी का शेप
एक्वायर कर लेती हैं, है ना। तो शेप के बारे में इस तरह से कमेंट कर सकते हो कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनकी शेप फिक्स होती है। किसी भी सॉलिड को रखने के लिए जितने बड़ा वो सॉलिड है उतनी ही बड़ा जगह चाहिए। आप एक बड़ी अलमीरा तुम्हारे पास है, उस बड़ी अलमीरा को आधी जगह में थोड़ी ना रख दोगे कंप्रेस करके, वो पॉसिबल नहीं है ना। इसी तरह से हमारे पास लिक्विड्स और गैसेस में ये पॉसिबल है कि अगर हम लिक्विड्स को चाहें तो किसी भी बर्तन में रख सकते हैं। हमारे पास बॉटल में लिक्विड था, उस लिक्विड को मैं चाहूँ बॉटल के अलावा किसी दूसरे बर्तन में चेंज करना तो वो मैं कर सकता हूँ। सेम विद गैसेस, ये भी ऐसा ही होता है। तो शेप के बारे में ये हो गया। तो ये दो हमारे पास पॉइंट और हुए उस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब जिस चीज़ के पास मोशन होगा, जो चीज़ चल रही होगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। लाइक बर्ड्स उड़ रही हैं स्काई में, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। ट्रेन चल रही है, कार जा रही है, बाइक, स्कूटी, तो जो भी चीज़ मोशन में होती है उसमें उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो इट इज़ द एनर्जी पजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू दियर मोशन। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। सपोज किसी हमारे पास फाउंटेन है, उसमें से पानी नीचे गिर रहा है, तो पानी फ्लो हो रहा है, वहाँ पे मोशन है पानी के अंदर भी, तो वो भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल हो गया कि हाँ पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल अब हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर। तो सॉलिड लिक्विड गैस में देख लीजिए सबसे ज़्यादा कौन चल पा रहे हैं, गैस के पार्टिकल चल पा रहे हैं। तो कैन आई से दैट ये काइनेटिक एनर्जी जो है इन गैस के पार्टिकल्स में वो मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में के ही लिख सकते हो। तो मैक्सिमम यहाँ पे होगी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम किस में होगी, सॉलिड के पार्टिकल्स में होगी, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत कम है। तो सॉलिड लिक्विड गैस में ये डायग्राम साफ साफ समझाता है हम लोगों को कि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, जबकि जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। तो ये बात भी हमें समझ आनी चाहिए इस डायग्राम को देख के। तो काइनेटिक एनर्जी ये हो गई। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टर्म उस क्वेश्चन में दे रखी थी वही क्वेश्चन चल रहा है, ये डेंसिटी वाली टर्म थी। तो डेंसिटी का भी इसी डायग्राम से कनेक्शन होगा। डेंसिटी मतलब क्राउडनेस, सिंपल सी बात। मैथमेटिकली बात करें तो क्या होता है, मैथमेटिकली डिफाइन होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लेना इस तरह से, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं। अगर मास मतलब कोई चीज़ कितने किलोग्राम है, मान लो 5 किलोग्राम की कोई चीज़ है, उसको रखने के लिए 2 लीटर की जगह चाहिए। 5 किलोग्राम और 2 लीटर, तो डिवाइड कर लो तो डेंसिटी आ जाएगी। तो एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास स्टोर होता है उसको डेंसिटी बोलते हैं। इसलिए क्या लिखा हुआ है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, ये होता है। एसआई यूनिट की अगर कोई बात करे कि सर इसकी एसआई यूनिट भी बता दो, तो एसआई यूनिट निकाल लो, क्या दिक्कत है। मास की क्या हो जाएगी, किलोग्राम हो जाएगी। वॉल्यूम की क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब हो जाएगी। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब एसआई यूनिट होती है डेंसिटी की। तो डेंसिटी का सिंपल अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से क्या है, जितनी ज़्यादा क्राउड होगी, जितने पार्टिकल्स पास पास होंगे, उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी होगी। तो देखो, क्लोजर द पार्टिकल्स मोर विल बी द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। अब मुझे तीनों में देख के बताओ किसके पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा पास पास हैं। तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स सबसे क्लोजर हैं, गैस के पार्टिकल्स सबसे दूर हैं। तो इसका मतलब डेंसिटी इसमें हाईएस्ट है ना। तो अब कुछ भी अरेंज कर लोगे बड़े आराम से, और इसमें डेंसिटी कैसी है, लोएस्ट है। इसमें कैसी है, इसमें इंटरमीडिएट हो गई, यानी सॉलिड से तो कम है बट गैस से ज़्यादा डेंसिटी है लिक्विड के केस में। तो ये डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट होप आपको समझ में अब आ गया होगा। तो यहाँ तक की स्टोरी हम लोगों ने कवर कर ली इस चैप्टर के अंदर। जो बातें थी पांचों की पांचों स्टेट पढ़ ली आपने, मैटर किया फाइनली, और उसके ऊपर एनसीईआरटी में फिलहाल जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने पूरे कर लिए। इसके आगे की जो चीज़ें आएंगी, अब हम ये पढ़ना शुरू करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि सॉलिड स्टेट से में कोई सब्सटेंस उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, या लिक्विड स्टेट में कोई सब्सटेंस है तो उसको गैस में कन्वर्ट कर दें, या उल्टा गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। मतलब इस तरह से इंटर कन्वर्जन जो स्टेट का होगा उसको भी कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट मैथड्स टू कैरी आउट दैट टास्क, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। तो इतनी बात अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर लेना, थोड़े से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना। जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं खुद करा ही रहा हूँ, इनको अच्छे से समझते रहिए। ठीक है ना।